हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली अच्छे होंगे, बढ़िया है। कैसा हुआ आप लोग का पेपर? बढ़िया गया? होपफुली सबका बहुत अच्छा हुआ होगा, सबने बहुत अच्छे से किया होगा, सारे क्वेश्चंस किए होंगे, पेपर भी अच्छे आए थे, आप लोग को दिक्कत नहीं हुई होगी उम्मीद के हिसाब से। बढ़िया किए होंगे आप लोग। चलिए फिर आज शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। अब कल आपके 3 पेपर हैं, एक पेपर और होगा। पहले साइंस, फिर मैथ, फिर आपका सोशल साइंस होगा। तो आप लोग कल के लिए बहुत टेंशन मत लीजिए, जितना पढ़ा आप लोगों के लिए उतना ही। मेरे बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ा, मैंने बहुत कुछ बताया आप लोग को, बहुत कुछ बताया, हर एक क्लास करवाई है, बहुत सारी चीज़ें दी है, मैराथन भी दिया। तो परेशान नहीं हो, ठीक है? सब बढ़िया होगा, ठीक है? ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, सब कुछ बहुत अच्छा करेगा। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो। चलिए आइए करते हैं शुरुआत। लास्ट टाइम में तो मैं एक और प्रयास कर रही हूँ कि एक बार रिविजन और देती हूँ। तो आप जो शाइन क्लास साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग को ढेर सारे फ्रेंड्स आपको मिलेंगे नए नए, उनसे इस चैनल के बारे में खूब सारी बातें करनी, शेयर करना है। और जितना हो सके उतना दोनों चैनल के बारे में खूब ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं साइंस के लास्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा, राम राम महादेव। आपको पेपर बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है? चलिए तो ये प्रश्न देखते हैं फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। द्विलिंगी पुष्प कैसे पुष्प होते हैं ये जानना, फिर एक उदाहरण देना। तो द्विलिंगी फूल ऐसे फूल होते हैं जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों होते हैं, जिसमें दोनों लोग सम्मिलित, दोनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं, वो हमारे द्विलिंगी पुष्प होते हैं और इन्हें हम द्विलिंगी फूल कहते हैं। द्विलिंगी फूल की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा आएगा? तो आपका इसमें टमाटर का पौधा, इसमें बैगन का पौधा, इसमें गुलाब का पौधा, इसमें सरसों का पौधा और आदि इसी तरीके से बहुत सारे आपको ऐसे फूल होंगे जो द्विलिंगी आएंगे, एक लिंगी आएंगे, बहुलिंगी आएंगे। तो मेनली आपको ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में मैंने यहाँ पर आज लिए हुए हैं, ये सारे आपके 17 से 19 से और 20 से संबंधित काफ़ी सारे पेपर के क्वेश्चन यहाँ पर आपके साइंस से संबंधित हैं, ठीक है? तो आपके पेपर का ही रिवीजन मैं लास्ट टाइम पे आपको क्वेश्चन फॉर्म में करके आपको करवा रही हूँ आसान शब्दों में, ठीक है? तो इस तरीके से हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वर्धी प्रजनन क्या होता है, जिसको हम कायिकी प्रवर्धन भी कहते हैं और वर्धी प्रजनन। तो हम सभी जानते हैं ये क्या है। ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जहाँ पर हम डाल, पत्ती, तना आदि चीज़ों से हम नया पेड़ या नया पौधा को जन्म देते हैं। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा साइंस में इसका प्रयोग करके काम को किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो इसकी परिभाषा लिखने को ज़रूर आएगी। इसकी परिभाषा में आप क्या लिखेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि वर्धी प्रजनन जो होता है वो एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है? ये अलैंगिक प्रजनन की एक विधि तरीका है जिसमें जीव पादप के शरीर का कोई भी एक भाग है, कायिकी या वर्धी भाग उसको कहते हैं, फूल को छोड़कर शरीर से अलग होने के बाद विकसित होकर नए पौधे को जब जन्म दे देता है तो उसको हम कायिकी या वर्धी प्रजनन कहते हैं। ये अलैंगिक प्रजनन, इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार के प्रजनन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक होता है, जो कि पौधों में भी देखा जाता है। तो ये जो भी पौधा या कोई बाग हो उसका कोई, हाँ, जो भी है उसका भाग है उसको लेते हैं और उसके द्वारा जब नया नया पौधा या नया कुछ और बनता है तो हमारा वर्धी प्रजनन में आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रवर्धन किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? तो कैसे प्रवर्धन किसे कहते हैं या क्या होता है? ये हो सकता है कि आपके लिए एक नया प्रश्न है। एक से अनेक पौधे तैयार करने की जो वृद्धि होती है उसको हम प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है? जैसे क्या कहते हैं कि केले का पेड़ लगाओ तो देखो केले के नीचे ढेर सारे पेड़ उग जाते हैं। आप मेहंदी का प्लांट लगाओ तो मेहंदी के फल जब गिरते हैं तो ढेर सारे प्लांट नीचे हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं, जैसे अमरूद का पौधा देखिए उसके बीए से हो जाता है। तो बहुत सारे हैं। एक से जब अनेक पौधे तैयार होने लगते हैं खुद से ही, स्वतः ही, तो वो हमारी प्रवर्धन की विधि के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं और 4th प्रश्न देखते हैं। हाइड्रा में कौन सा जनन होता है? हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है? तो हाइड्रा में कह सकते हैं अलैंगिक जनन होता है। कैसा जनन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा में। अमीबा में, पैरामीशियम में, ऐसे आपको डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं उनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है ये बात पूछी जाएगी। तो हाइड्रा में एक कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में होता कैसे है कि जो शरीर के अन्य टुकड़े से डिवाइड, जो मेन पूरी होल बॉडी होती है उससे जो लास्ट का सेक्शन है, कह सकते हैं कि जो एक सिंगल सेक्शन है वो वहाँ से डिवाइडेड होता है, टूटता है या अलग होता है और फिर उससे जो है नया जनरेशन होती है, नई ग्रोथ होती है। तो इस तरह से हाइड्रा में भी सेम, पैरामीशियन में भी, स्पायरोगैरा में भी ऐसे विभिन्न तरीके से आपको सारे के सारे में देखने को ये सेम चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये 4th हो गया। छोटे छोटे है, बेसिक है और इसी तरीके से लिखने भी होंगे, बहुत बड़ा नहीं लिखना क्योंकि आपका पेपर बहुत छोटा रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका है फिजिक्स के सेक्शन। पूरा मिक्स मैंने लिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन से नहीं है, सारे एकदम मिक्स हैं क्योंकि लास्ट में हमें फाइनल में यही देखना है।
पांचवा यहाँ पर आपका है कि दोलन गति किसे कहते हैं या क्या होती है। ऑक्सीलेशन मोशन, ठीक है, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, मोशंस क्या होता है या पूछेगा, मोशन के उदाहरण पूछेंगे। तो दोलन गति में कहते हैं किसी वस्तु की विराम अवस्था, जब वो एक रेस्ट की कंडीशन में या रेस्ट की स्टेट में होता है और इधर उधर घूमता है या ऊपर नीचे की ओर गति करता है, तो उसको हम दोलन गति कहते हैं। जैसे सरल रोलक की गति, सितार के तार की गति, एक लटकी हुई जो घंटी की गति होती है, वो सभी के सभी आपके दोलन गति के उदाहरण हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न। आपको मसल्स पावर से पूछ रहा है, पेशी बल किसे कहते हैं, ये क्या होता है। तो पेशी बल एक ऐसा बल होता है जो मांसपेशियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें आपके हाथ और पैर का मेनली प्रयोग होता है। बॉडी के बहुत सारे और भी ऑर्गन्स उसमें शामिल होते हैं, जो आपको टहलने के लिए, सीट बैठने के लिए, कूदने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए आपको बहुत ही सहायता करते हैं। आप इनसे बहुत सारे अपने काम भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सातवां कह रहा है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की तीनों गतिक अवस्थाओं का उल्लेख करिए, एक एक उदाहरण बताइए। तो पदार्थ की तीन भौतिक स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट तीन होती है, एक ठोस अवस्था होती है, एक द्रव की होती है, गैस की होती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर हम आमतौर पर देखेंगे तो पानी के बर्फ रूप से ठोस में चेंज होना, वो ठोस में होता है, फिर उसके बाद वो द्रव में चेंज होता है, फिर उसके बाद वो भाप में चेंज होता है। तो तीनों स्टेट आपकी पानी वाला जो एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, अनुकूलन किसे कहते हैं, अनुकूलन क्या होता है। तो अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन को व्यतीत करने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए, जीवों के रचनात्मक क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन लाने के लिए यह प्रक्रिया बहुत शामिल होती है। अनुकूलन एक प्रकार का अडाप्टेशन या एडजस्टमेंट होता है कि जहाँ जैसा माहौल रहे उसके हिसाब से, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पेड़ पौधा हो, कुछ भी हो, उस वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेना। आगे बढ़िए, सजीव निर्जीव में अंतर लिखिए, बहुत छोटा सा। सजीव में जीवन होता है, निर्जीव में कोई जीवन नहीं होता है। सजीव की पहचान प्रजनन करते हैं, प्रजनन होता है, वृद्धि होती है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, मृत्यु होती है। और निर्जीव में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। मेज कुर्सी मरते नहीं, वैसे के वैसे पड़े रहते, सड़ जाते, टूट जाते, वो एक अलग बात है। आगे बढ़ते इसी के साथ 10वां पर परागण तथा स्वपरागण से आप क्या समझते हैं या क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, जब परागण की क्रिया एक ही पादप के नर और मादा जनन अंगों के द्वारा सीमित होती है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण कहते हैं उसी पौधे में होती है, और जब इसके विपरीत दो अलग पौधे के जाके जाए अंग में सम्मिलित होती है तो हमारा क्रॉस होता है। जब उसी पौधे के उसी फूल के दूसरे पौधे पे, एक पौधे के दो फूल है, उसी फूल पे जाकर करती है तो होता है। और एक जाति के दो पेड़ लगे हुए हैं, इसमें से उड़ के उसमें जब जाती है तो हमारा क्रॉस होता है। इनका चित्त ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, संक्षेप में बताइए। तो मिश्रण दो प्रकार का होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलकर मिश्रण बनता है, या एक समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। दोनों के उदाहरण भी आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़िए, न्यूटन की गति के विषय का प्रथम नियम जड़त्व का नियम का उदाहरण बताइए। तो जब किसी वस्तु पर बाहर से बल ना, जब तक किसी वस्तु पर बाहर से फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो इसको हम गति का प्रथम नियम कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के समय देख लो तो चलती हुई रेलगाड़ी से अचानक उतर जाए व्यक्ति क्या होता है, आगे की ओर गिर जाता है। आगे देखिए, घर्षण बल किसे कहते हैं। दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, जो वस्तु की गति का विरोध करती, जो वस्तुओं की गति का, उसके मोशन का विरोध करता है, वो हमारा बल जो है वो घर्षण बल होता है। घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि जो क्रियाएं, जो एक्टिविटीज़ होती है डेली लाइफ की, वो पॉसिबल हो पाती है। आगे बढ़िए, 14th क्वेश्चन, अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं या क्या होता है। पौधों में अलैंगिक जनन की विधियां बताइए। अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नया जीव एकल जनन से ही बनता है। एक नया पौधा बन रहा है लेकिन सिंगल पेरेंट से बन रहा है। इसमें या तो युग्मक या तो जनन कोशिकाओं की किसी एक की भूमिका होती, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जैसे विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, बीजाणु का बनना हो गया, पुनर्जनन हो गया, खंडन हो गया, विखंडन हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे के अलैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में हैं। ये वो तरीके हैं या कह सकते हैं कि वह विधियाँ जिनके द्वारा ये चीज़ सामान्य रूप से होती हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, 15th प्रश्न है, पर परागण के दो लाभ। आज मैं बहुत छोटा छोटा लिखा है ताकि आप जल्दी से रिवीजन कर पाओ। 10-15 मिनट में आप देख लो ताकि आराम से निश्चिंत होकर फिर आप लोगों को कल बढ़िया पेपर हो। पर परागण के दो लाभ बताइए। नई जातियाँ उत्पन्न होती है क्रॉस पॉलिनेशन से। पर परागण से उत्पन्न बीज में नए पौधे मजबूत और स्वस्थ होते हैं। बीज की संख्या अधिक होती है, फल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़िए, स्वपरागण क्या होता है, इसके दो उदाहरण बताइए। सेल्फ पॉलिनेशन, जब किसी पौधे के पुष्प के परागण उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर स्थानांतरित होते हैं, उसको हम स्वपरागण कहते हैं। जैसे मटर का पौधा, इसमें यह क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। आगे बढ़िए, मृतिका किसे कहते हैं, इनमें किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग में लाया जाता है। तो हाई टेम्परेचर पर पके हुए जो बर्तन, बहुत ऊंची एकदम तेज आंच में जो पके हुए बर्तन होते हैं या पकी हुई मिट्टी होती है, उसको हम मृतिका कहते हैं और उसके बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं।
आगे बढ़िए 18वां प्रश्न, तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियों को बताइए। तो लगातार जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, ये सब खाते पीते, उनके मुंह में, जीभ में, गले, फेफड़े आदि में कैंसर की होने की संभावनाएं पाई जाती हैं। ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पुष्प के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक का नाम। पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, पामुंग और जायंग। ठीक है, कैलिक्स, करोला, पामुंग और जायंग। और फूल का चित्र आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। आगे बढ़िए, सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रेफ्लेशिया जो होता है वह सबसे बड़ा फूल होता है। आगे बढ़िए, 20 हो गया। 21 प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं और इनके पौधे में विशेषताएं? मरुस्थलीय पौधे की बात ये होती है कि बारिश से ज़्यादा होती नहीं है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में वार्षिक वर्षा लगभग एकदम नेग्लिजिबल के बराबर होती है, जिसके कारण पानी का जो स्तर होता है बहुत नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी जड़ भी जो बहुत गहराई में चली जाती है, वहाँ पानी कम होता है। इसीलिए इनकी जो पत्तियां होती है वो नुकीली और कांटे के रूप में चेंज हो जाती है, ताकि उसके अंदर जो है काफ़ी गूदा सा बना रहे, जली लाइक स्ट्रक्चर है, और वो काफ़ी समय तक वहाँ पर डेजर्ट में सर्वाइव कर पाएँ। आगे बढ़िए, देखते हैं और है, मरुस्थलीय पौधे विशाल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए जड़ें इनकी मंसाल युक्त होती हैं, और खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के लिए जड़ें जो होती है वो मांसालदार होती है, वही गूदे टाइप की होती, स्पंज टाइप की होती हैं। आगे बढ़िए, 22वां प्रश्न है, जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है? अंडे से निकलने वाले जीव अंडज कहलाते हैं, और जो अंडे के बाद मतलब बिना अंडे के पैदा होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। मतलब जो अंडे से पैदा होते हैं वो अंडज में आते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं वो जरायुज में आते हैं। आगे बढ़िए, गति किसे कहते हैं? गति के प्रकार। तो वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन आता है, कोई वस्तु रखी उसकी स्थिति में जो भी उसकी स्टेट ऑफ कंडीशन में चेंज आ रहे हैं वो हमारे परिवर्तन आएंगे, वो हमारी गति कहलाएगी। सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, आवृत्ति गति, दोलन गति, कंपन गति, ये सारी गतियों के प्रकार हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न, घूर्णन गति किसे कहते हैं? यदि कोई पिंड या निकाय किसी पत्थर एक्सिस के परिध पर किसी एक प्रकार की गति करता है तो उस सभी कण की वृत्तियों पर जो वृत्तीय पथ पर लगातार चलते ताकि एक निश्चित समय अंतराल पर, एक सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल पर कर्ण का कोणीय विस्थापन दो सभी के लिए समान रहे, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। आप इससे सिंपल परिभाषा भी कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न बनते हैं, आ सकते हैं, संभावनाएं हैं, पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये। आगे बढ़िए, समय का मानक मात्रक क्या होता है? समय का मानक मात्रक सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। हर्ट्ज किसकी इकाई होती है? तो हर्ट्ज आवृत्ति की एक इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, हर्ट्ज जो होती है वो आवृत्ति की होती है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है। मैंने सब कुछ लिया है आज। फिर उसके बाद कार्य करने का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आगे बढ़िए, ठीक है, एक जूल बराबर कितने मान के होता है? तो एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। आगे बढ़िए, 34, कीट भक्षी पौधे की विशेषता और नाम बताइए। नेफेंथीज होता है, ड्रोसा होता है, यूट्रिकुलेरिया होता है, पिचर प्लांट होता है। इनकी विशेषता होती है काफ़ी विशाल, बहुत सुंदर सुंदर देखने में होते हैं। इनमें की जो स्मेल होती है थोड़ी अलग होती है, हट के थोड़ी सी स्मेल होती है और समानता हरियाली से। और पौधे इनकी जो मधुमक्खी हैं, जो कीड़े मकोड़े, वो इनके पास आते हैं और वो इनको अट्रैक्ट करता है, और उसके बाद फिर उनको अपने आराम से भोजन मटर पनीर बना के खा लेता है। ठीक है, आगे बढ़ो, 35 में आ जाओ। जलीय पौधे के तने और पत्तियों की एक एक विशेषता बताइए। जो पौधे पानी में होते हैं उनके तने और पत्ती के बारे में कुछ बताना है। तो इन पौधों का जो तना होता है वो काफी लंबा लंबा होता है। अब अंदर से क्या होता है? खोखला होता है, पाइप नुमा होता है। तो पाइप खाली खाली होती है, पाइप पानी वाली जो होती है खाली होती है ना, तो वैसे ये खोखला सा और हल्का सा होता है ताकि जल में रहने के लिए आराम से रह पाए। और जलीय पौधे की जो पत्तियां होती है ना, उनके आकार बड़े चौड़े चौड़े होते हैं ताकि उनको बढ़िया से सरफेस मिल जाए और आराम से तैरने। कमल के पौधे की पत्ती देखो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, जैसे प्लेट होती है, थाली होती है, प्लेट होती है ना, डिश जो होते हैं, डिशेज होते हैं, तो उसमें आप देखो इस तरीके से, या खोखला खोखला लंबा लंबा सा होता है ताकि वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाए। यहाँ तक सभी को बात समझ में आई? क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम किसी को है? चलिए इसी तरह लाइक भी तो हो जाए आज की, नहीं होगा? चलो फटाफट लाइक करो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। पत्ती के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो पत्ती का लीफ का दो कार्य होता है। एक प्रकाश संश्लेषण करती है जिसके बिना भोजन नहीं बनेगा, और एक वाष्पोत्सर्जन करती है, गंदा पानी जो होता है स्टोमेटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा बाहर निकलता है। आगे बढ़िए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? क्या होता है? तो सब्लिमेशन प्रोसेस। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक फिजिकल मतलब केमिकल फिजिकल रासायनिक प्रोसेस होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में चेंज हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड इसका उदाहरण है, आयोडीन है, और कपूर इसके उदाहरण है। आगे बढ़िए, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है? घूर्णन। जो लट्टू होता है घूमता है तो वो घूर्णन गति को करता है। यहाँ पर है बिनना और फटकना, पृथक्करण की विधियों का उदाहरण बताइए। तो गेहूं, चावल, दाल आदि से जो कंकड़ पत्थर निकाले जाते हैं या अवांछनीय पदार्थ जो निकाले जाते हैं, हाथों से निकालते हैं, उसको हम बिनना कहते हैं। समझ में आई बात?
क्लियर है यहाँ तक? एक चित्र, एक फिगर, एक आपको एक और आता है प्रश्न कि बीजों की संरचना का चित्र बनाइए। ये देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, सभी दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको ये बनाने को आएगा बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन, मतलब चित्र बनाओ और उसका नामकरण करो। तो ये बीजावरण, सारे नाम, भ्रूण, पोष, ये अंक, प्रांकुर, मूलांकुर, ये सब कुछ आपको बनाने के लिए हो सकता है कि आ जाए, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये एक बीजपत्री की संरचना है। आगे बढ़िए। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन कैसा होता है सॉलिड का? तो ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि ठोस पदार्थों के कण ना एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं, ना एक दूसरे से बहुत दूर जाते हैं। उपापचय की क्रिया क्या होती है? उपापचय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है? तो जीवों को बढ़ने और प्रजनन करने में, अपनी रचना को बनाए रखने और उनके पर्यावरण के प्रति सजग बनाने में काफ़ी ये एक्टिविटीज़ जो होती है हेल्प करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 42 प्रश्न आपके साइंस के लिए लिए थे। 15 मिनट की मैं क्लास ले पाई, क्योंकि मेरा घर 2-3 मतलब ऐसे फ्लोर में बना हुआ है जिसमें सारे में काम चल रहे हैं, तो वक्त नहीं मिल पा रहा कि मैं किस कोने में बैठ के आपके लिए कुछ करूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं थोड़ी सी आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी, खिटपिट पिट रहे हैं, नहीं कर पा रही हूँ ना, आपका एग्ज़ाम चेंज कर सकती हूँ ना काम रुकवा सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपकी क्लासेस हो गई है, कोशिश हुई है कि सब कुछ समझा दूँ, पढ़ाया तो मैंने है ही है, रिवीजन भी करा दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।